1986 में लीबिया, 2002 में इराक, 2014 में सीरिया। अमेरिका ने जब चाहा मिडिल ईस्ट की किस्मत बदलने की कोशिश की, कभी एयर स्ट्राइक से, कभी सैंक्शन से, कभी रिजीम चेंज के नाम पर। लेकिन मिडिल ईस्ट में एक ऐसा मुल्क है जो पिछले कई दशकों से अमेरिका और उसके एलाइज के हाथ नहीं आ रहा, और उस मुल्क का नाम है ईरान। आज भी अमेरिका और इजराइल ईरान के इस किले में क्रैक्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ईरान सच में सिर्फ एक देश है, या फिर यह कुदरत का बनाया हुआ ऐसा किला है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है? अजब गजब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हो वो दिमाग हिला देगा, क्योंकि तारीख गवाह है। पिछले 600 सालों में ईरान के बॉर्डर्स का 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। रोमन्स आए, अरब्स आए, टर्क्स आए, रशियंस आए, ब्रिटिश एम्पायर आया, लेकिन ईरान बार बार बच गया। अब सवाल ये है, ऐसा क्या है ईरान में जो उसे बाकी अरब देशों से बिल्कुल अलग बनाता है? क्यों ईरान को हराना इतना मुश्किल है, और क्यों दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मीज भी इस देश के सामने आने से पहले 100 बार सोचती हैं? इसका जवाब वेपन्स में नहीं छिपा, इसका जवाब छिपा है ईरान की जमीन में। ईरान को अगर एक सेंटेंस में समझना हो तो ये एक कंट्री नहीं, एक नेचुरल फोर्ट्रेस है। ऐसा किला जिसकी वॉल्स इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने खुद बनाई है। ईरान के चारों तरफ पहाड़ हैं। साउथ में जाग्रोज माउंटेन्स, नॉर्थ में एल्बोर्ज माउंटेन्स, ईस्ट में पहाड़ी रेंजेस, और साउथ में पर्शियन गल्फ। यानी हर डायरेक्शन में कोई ना कोई नेचुरल बैरियर मौजूद है। अगर कोई दुश्मन इराक या टर्की की तरफ से आए तो उसके सामने जाग्रोस माउंटेन्स खड़े हो जाते हैं। कहीं पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि आगे बढ़ना मुश्किल, और जहां पहाड़ नहीं है वहां मर्सलैंड्स हैं, दलदली इलाके जो किसी भी आर्मी के लिए नाइटमेयर बन सकते हैं। नॉर्थ की तरफ देखिए तो कैस्पियन सी और एल्बर्स माउंटेन्स ईरान को शील्ड करते हैं। ईस्ट की तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर भी पहाड़ी इलाकों की लंबी बेल्ट है, और साउथ में पर्शियन गल्फ, जिसके बाद फिर पहाड़ शुरू हो जाते हैं। मतलब ईरान को हर तरफ से कुदरत ने ऐसे घेर रखा है जैसे किसी पुराने किले के चारों तरफ दीवारें, खाइयां और पहरेदार खड़े हों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान के अंदर भी 2 बड़े डेजर्ट्स हैं, दश्त-ए-कवीर और दश्त-ए-लूट। ये इतने सूखे और खतरनाक इलाके हैं कि किसी बाहरी आर्मी के लिए यहां से गुजरना ही एक जंग बन सकता है। ईरान की 9 करोड़ पॉपुलेशन भी मोस्टली पहाड़ी और स्ट्रेटेजिक इलाकों में रहती है। अब सोचिए, अगर कोई आर्मी ईरान में घुस भी जाए तो उसे सिर्फ ईरानियन सोल्जर्स से नहीं लड़ना होगा, उसे माउंटेन से लड़ना होगा, डेजर्ट से लड़ना होगा, सप्लाई लाइन से लड़ना होगा, वेदर से लड़ना होगा, और सबसे ज्यादा टाइम से लड़ना होगा। क्योंकि ईरान की ज्योग्राफी दुश्मन को तुरंत नहीं मारती, वह उसे धीरे धीरे थकाती है। उसकी फ्यूल सप्लाई लंबी कर देती है, उसके ट्रक्स रोक देती है, उसकी आर्मी को छोटे छोटे रास्तों में फंसा देती है। और फिर वही होता है जो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन और अमेरिका के साथ हुआ। पहाड़ खुद हथियार बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, यही पहाड़ जो ईरान को बचाते हैं, वही पहाड़ ईरान को कैद भी करते हैं। ईरान अगर वेस्ट की तरफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहे तो वही माउंटेन्स उसके रास्ते में दीवार बन जाते हैं। इसीलिए ईरान डायरेक्ट युद्ध से ज्यादा प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, येमेन में हौथिस, इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स, पैलेस्टाइन में हमास और इस्लामिक जिहाद। ईरान अपनी सीमाओं से बाहर जाकर सीधे लड़ाई नहीं करता, वह ऐसे नेटवर्क्स बनाता है जो उसके दुश्मनों को दूर से प्रेशर में रखते हैं। और यही ईरान की सबसे क्लेवर स्ट्रैटेजी है। वह अपने पहाड़ों के पीछे सेफ रहता है, लेकिन अपने इन्फ्लुएंस को पूरे मिडिल ईस्ट में फैला देता है। अब आते हैं ईरान के दूसरे सबसे बड़े वेपन पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट समुद्री रास्तों में से एक है। पर्शियन गल्फ की एंट्रेंस यानी हॉर्मुज ऐसी जगह है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल और गैस फ्लो करता है। नॉर्थ साइड पर ईरान की कोस्ट लाइन है, साउथ साइड पर ओमान का छोटा सा हिस्सा। लेकिन जियोग्राफी ऐसी है कि ईरान इस पैसेज को 3 तरफ से प्रेशर में रख सकता है। यानी अगर ईरान चाहे तो वह हॉर्मुज को बंद करने की धमकी देकर सिर्फ गल्फ कंट्रीज को नहीं, पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। क्योंकि दुनिया का करीब 20% ऑयल और कटार की बड़ी LNG सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर हॉर्मुज कुछ दिन के लिए भी बंद हुआ तो ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड कर सकते हैं, शिपिंग रूट्स रुक सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। और यही वजह है कि ईरान के खिलाफ वॉर शुरू करने से पहले हर सुपर पावर को सोचना पड़ता है, क्योंकि ईरान को हिट करना आसान लग सकता है
लेकिन उसके बाद हॉर्मूज में जो आग लगेगी उसकी गर्मी पूरी दुनिया महसूस करेगी। और अब तीसरी शील्ड, ईरान की कोस्टलाइन। ईरान का टोटल पेरीमीटर लगभग 8,731 किलोमीटर है। इसमें से 2,815 किलोमीटर मैरीटाइम कोस्टलाइन है। लेकिन ये कोई नॉर्मल कोस्टलाइन नहीं है। आमतौर पर कोस्ट के बाद फ्लैट जमीन होती है, लेकिन ईरान के कई कोस्टल एरियाज के पीछे पहाड़ हैं, केव्स हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, हिडन लोकेशंस हैं जहां मिसाइल बैटरीज छिपाई जा सकती हैं। सैटेलाइट ऊपर से देखेगा, ड्रोन स्कैन करेगा, लेकिन हर चीज नजर नहीं आएगी। अगर कोई दुश्मन सी से लैंड करने की कोशिश करे तो उसे बीच के बाद खुला मैदान नहीं मिलेगा, उसे पहाड़ मिलेंगे और पहाड़ों के पीछे छिपे हुए हमले मिलेंगे। यानी ईरान की कोस्टलाइन भी एक ट्रैप बन सकती है। दुश्मन सोचता है वो लैंडिंग कर रहा है, लेकिन असल में वो एक मेज में घुस रहा होता है। अब ज्योग्राफी के बाद बात आती है ईरान के अंदर रहने वाली कौमों की। ईरान एक मल्टी एथनिक कंट्री है। यहाँ पर्शियन हैं, अजेरी हैं, कर्ड हैं, अरब हैं, बलोच हैं, टर्कमेन हैं और कई अलग अलग ग्रुप्स हैं। पहली नजर में यह ईरान की कमजोरी लगती है, क्योंकि इतने सारे एथनिक ग्रुप्स को एक सिस्टम में रखना आसान नहीं। हर ग्रुप की अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी आइडेंटिटी और अपने पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कभी प्रोटेस्ट्स होते हैं, कभी एक ग्रुप नाराज होता है, कभी दूसरा। लेकिन यही कमजोरी बाहरी इन्वेडर के लिए और भी बड़ा ट्रैप बन जाती है, क्योंकि अगर कोई बाहर से ईरान पर कब्जा करना चाहे तो उसे सिर्फ तेहरान की गवर्नमेंट से नहीं लड़ना होगा। उसे हर रीजन, हर ट्राइब, हर पहाड़ी कम्युनिटी और हर लोकल पावर स्ट्रक्चर को समझना होगा। जो काम बाहर से देखने में आसान लगता है, जमीन पर उतरते ही इम्पॉसिबल लगने लगता है। यही वजह है कि ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में, जहां सब कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिश रूल था, वहीं ईरान को पूरी तरह कॉलोनी बनाना आसान नहीं हुआ। क्योंकि ईरान को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ कैपिटल सिटी लेना काफी नहीं, आपको पूरी ज्योग्राफी, पूरे सोसाइटी स्ट्रक्चर और अंदर की आइडेंटिटीज को संभालना पड़ता है। और यही जगह है जहां इन्वेडर्स फंस जाते हैं। ट्रम्प भी बार बार ईरान के लोगों को रिजीम चेंज के लिए पुश करते रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से ईरान को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ईरान अंदर से टूटे तो गेम बदल सकता है। यही वजह है कि बाहरी पावर्स हमेशा ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स को ध्यान से देखती हैं। लेकिन हिस्ट्री बताती है, जब बाहर से हमला होता है तो ईरान के अंदर मौजूद कई अलग अलग ग्रुप्स अचानक एक नेशनल आइडेंटिटी के नीचे आ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ईरान इराक वॉर। 1980 में सदाम हुसैन ने सोचा, ईरानी रिवॉल्यूशन अभी अभी हुई है, आर्मी कमजोर है, सिस्टम अनस्टेबल है, एथनिक ग्रुप्स बंटे हुए हैं, बस यही सही मौका है ईरान पर हमला करने का। लेकिन सदाम की कैलकुलेशन गलत निकली। जिस वॉर को उसने आसान समझा था, वह 8 साल तक चली। शुरुआत में इराक अंदर तक घुस गया था, लेकिन ईरान ने धीरे धीरे अपनी जमीन वापस ले ली। और सबसे हैरानी की बात, ईरान के आम लोगों ने भी इस वॉर को सिर्फ गवर्नमेंट की लड़ाई नहीं माना। ये उनकी जमीन, उनकी आइडेंटिटी और उनके अस्तित्व की लड़ाई बन गई। सदाम को उम्मीद थी ईरान के अरब्स इराक का साथ देंगे, कर्ड्स ईरान के खिलाफ उठेंगे, इंटरनल रिबेलियन शुरू होगा। लेकिन हुआ उल्टा। बाहरी हमले ने ईरान के अंदर नेशनलिज्म और मजबूत कर दिया। 8 साल की जंग, लाखों कैजुअल्टीज और आखिर में सदाम हुसैन को 1 इंच जमीन लिए बिना पीछे हटना पड़ा। और यही ईरान की असली ताकत है। ईरान की सबसे बड़ी वेपन उसकी आर्मी नहीं, उसका साइज है। ये कोई छोटा टारगेट नहीं जिसे कुछ वीक्स में कैप्चर कर लिया जाए। ईरान लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, यानी इसमें 2 पाकिस्तान जैसे देश फिट हो सकते हैं। अगर कोई आर्मी बॉर्डर क्रॉस भी कर ले तो उसे तुरंत विक्ट्री नहीं मिलेगी, उसे पुराने पहाड़ी रूट्स उनसे गुजरना होगा, डेजर्ट प्लेटोज पार करने होंगे, डीप इंटीरियर सिटीज तक पहुंचना होगा। तेहरान, इस्फहान, मशहद, ये सिटीज बॉर्डर पर नहीं है, ये अंदर की तरफ प्रोटेक्टेड है। दुश्मन जितना अंदर जाएगा उसकी सप्लाई लाइंस उतनी लंबी होंगी, फ्यूल प्रेशर बढ़ेगा, फूड सप्लाई मुश्किल होगी, कम्युनिकेशन कमजोर होगा और लोकल रेजिस्टेंस को और ज्यादा टाइम मिलेगा। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ। ईरान दुश्मन को तुरंत रोकने की कोशिश नहीं करता, वह उसे अंदर आने देता है, फिर उसकी रफ्तार तोड़ता है, फिर उसकी सप्लाई काटता है, फिर उसे थकाता है और अंत में वही दुश्मन खुद सोचने लगता है कि वह ईरान को जीतने आया था या ईरान ने उसे अपने अंदर खींच लिया। यही वजह है कि ईरान पर हमला करना सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये जियोग्राफी के खिलाफ वॉर है, हिस्ट्री के खिलाफ वॉर है, इकोनॉमी के खिलाफ वॉर है और टाइम के खिलाफ वॉर है।
अमेरिका और इजराइल शायद मिसाइल से ईरान को डैमेज कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक से कुछ बेस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, साइबर अटैक से सिस्टम्स डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन ईरान को पूरी तरह कंट्रोल करना एक अलग लेवल की चैलेंज है, क्योंकि ईरान कोई फ्लैट बैटलफील्ड नहीं है, एक लेयर्ड फोर्ट्रेस है। पहले माउंटेन्स आते हैं, फिर डेजर्ट्स आते हैं, फिर कोस्ट लाइन्स आती हैं, फिर हॉर्मुज आता है, फिर एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी आती है, फिर नेशनलिज्म आता है, और आखिर में आता है स्ट्रेटेजिक डेप्थ, जो किसी भी इन्वेडर को धीरे धीरे अंदर से खा सकता है। अब आखिरी सवाल यही है, अगर इतने बड़े एम्पायर्स ईरान को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए, तो क्या आज की सुपर पावर्स कर पाएंगी? क्या मिसाइल्स और ड्रोन्स कुदरत के बनाए हुए इस किले को तोड़ सकते हैं? क्या ईरान की ज्योग्राफी ही उसकी असली आर्मी है? और क्या अमेरिका और इजराइल जिस क्रैक को ढूंढ रहे हैं, वह क्रैक सच में मौजूद भी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ईरान की कहानी सिर्फ एक कंट्री की कहानी नहीं है, ये उस किले की कहानी है जिसे कुदरत ने बनाया, हिस्ट्री ने टेस्ट किया, और आज भी सुपर पावर्स तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। और अजब गजब स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा रोमांचक होगी।